नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हेमंत पटेल जी से, जो कि संजीवनी नगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही स्वप्रेरणा रोजगारमुखी महिला प्रशिक्षण केंद्र एमपी के डायरेक्टर भी हैं। साथ ही ये एक एनजीओ भी चलाते हैं और श्रीमती सुभद्रा मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन जिसका नाम है, और इसे बेस्ट एनजीओ का खिताब भी मिल चुका है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सोशल वर्कर हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते रहते हैं? मैडम, सोशल वर्कर के साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका घर चलाना जी। सोशल वर्कर होने के साथ मैंने एक चैलेंज भी फेस किया। मैं शॉर्ट ऑफ फंड हो गया और लगभग 5 महीने मेरा काम बंद हो गया जी, जिसके कारण ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसके बाद मैंने कम बैक किया जी, और अब मैं आज फाइनेंशियली भी बेहतर पोजीशन पर हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय सोशल वर्क जी। सर, सोशल वर्क से मेरे चैलेंजेस का मेरा मतलब था कि आपको पॉलिटिकली या कहीं से और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए मैडम, सोशल वर्क जब हम करते हैं तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। हालांकि जबलपुर में अच्छा है कि मैं जो भी काम करता हूँ तो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने मुझे रोका नहीं मेरे कामों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये काम अगर वो करते हैं तो उनके रिलेशन खराब होते हैं। तो उनका वो जॉब था, वो हमारे सोशल वर्कों से हम कर रहे थे और उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। इसमें हमारे को बहुत ज्यादा सहयोग जो मिलता है हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय तरुण भानोट जी हैं, उनसे भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है जी। आपने काफी आंदोलन चलाए हैं स्कूलों के लिए या पर्सनली लोगों के लिए भी काफी सारे आंदोलन चलाए हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिला? देखिए मैडम, जब आपको पता कि पिछले 2 साल जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोगों की आर्थिक स्थितियां पूरी खराब हो गई और उस समय स्कूल भी दमनकारी नीतियों पे आ चुके थे। तो ऐसे बच्चे जिनकी फीस जमा नहीं हो रही थी और उनका ऑनलाइन क्लास भी उनको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, तो हमारे आंदोलन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जिनके पास पैसे नहीं भी थे उनको ऑनलाइन क्लास दी और ऑनरेबल कोर्ट का ये जो आदेश था वो हमने अक्षरांश पालन कराया। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये थी। और कहीं ना कहीं हमारे इस आंदोलन से प्रभावित होकर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी और ऑनरेबल एमपी कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि स्कूल लॉकडाउन में सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। हालांकि उस आदेश का इतना फायदा नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर ही पूरी फीस लेते हैं और मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मेरी पिछले 3 साल से मैं अपनी बेटी की फीस नहीं जमा कर पाया हूँ। कारण उसका ये है कि स्कूल ने पूरी फीस लॉकडाउन की इंटायर ट्यूशन फीस के नाम पर ली और विरोध स्वरूप मैंने वो फीस जमा नहीं करी और आज भी वो मामला कोर्ट में लंबित है जी। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आपने आंदोलन किया था, जो धरना दिया था, तो अभिभावकों के आंदोलन को लेकर उसके वो यही मुद्दा था जी। देखिए, उस समय जिस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना के लिए बैठा हुआ था, उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं दिया था। उस समय कोर्ट ने वो डिसीजन पेंडिंग रखा हुआ था, जिसके कारण उस समय उस डिसीजन को नहीं मिलने से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्योंकि ये मामला काफी लंबा खिंच गया था और ऑनलाइन क्लासेस बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस में वही लोग अटेंड कर पा रहे थे जिन्होंने रेगुलरली फीस पे करी, लेकिन उन सारे पेरेंट्स को जिनको फीस नहीं जमा करने का कोई चारा नहीं था उनके पास, उनके बच्चों के साथ जाती हुई। और ये आंदोलन मैंने सिर्फ जबलपुर नहीं चलाया, पूरे मध्य प्रदेश में हमने 14 जिलों में इसमें काम किया और देवास जैसे जिले में जहाँ पर पूरा स्कूल तंत्र फेल हो चुका था, वहाँ पर हमारी जिला अध्यक्ष ने वहाँ के देवास के जिला शिक्षा अधिकारी को चूड़ियां भेंट करी हुई थी और उसके बाद फिर वहाँ पर सारे स्कूल के जो बच्चे थे जिनको ऑनलाइन क्लास पे नहीं मिला हुआ था बैठने को, उनको मिला और हमने भी काफी वहाँ पर काम किया और वहाँ पर काफी अच्छी टीम भी हमने खड़ी करी। ये बताइए कि सीएम राइस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की प्रिंसिपल के द्वारा आपके ऊपर सेक्शन 188 लगाया गया था, ये क्या मामला था? देखिए, वो मामला विचाराधीन है। अभी मेरे ऊपर ताजा वो मामला मेरे ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए एक नहीं ऐसे 1000 मामले भी मेरे ऊपर दर्ज होंगे, तो मैं बिल्कुल उसका स्वागत करूंगा। प्रशासन से भी और स्कूल की मैडम से भी कहूंगा कि आप मेरे ऊपर और मामले दर्ज कराएं, क्योंकि 6 फीट ऊंचाई पर अगर ओपन वायरिंग करी जाएगी जिससे किसी बच्चे का जीवन खतरे में आएगा, तो निश्चित तौर पर मैं उस दुर्घटना के लिए नहीं बैठूंगा। वो बच्चा मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है और बच्चों से बहुत ही स्पेशल प्यार है। बच्चे किसी के भी हों, अगर उन्हें तकलीफ होगी तो मुझे तो पहले नंबर पे तकलीफ रहेगी। और उस मामले में सिर्फ मामला दर्ज किया गया है, मेरा पक्ष अभी कोर्ट में नहीं रखा गया है, नहीं सुना गया है, तो मुझे लगता है मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा। और हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था भी जिंदा है, क्योंकि मैंने उपरोक्त स्कूल की प्रचार के खिलाफ आईटीआई में
बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहे थे, कहीं ना कहीं उस स्कूल में बहुत धांधली भी है और निश्चित तौर पर RTI का अगर मैं जवाब ले पाऊंगा तो उसमें भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका NGO सभी फील्ड्स पर काम करता है, सभी तरह के मुद्दों पर, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या हेल्प मिलती है? हाँ मैडम, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी हमें कोई सहयोग नहीं मिलता क्योंकि 3 साल अभी हमारी संस्था को नहीं हुए, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारे 3 साल हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद हम गवर्नमेंट के पास भी एलिजिबल होंगे कि वो हमको अपनी तरफ से कुछ सहयोग उपलब्ध कराएं हमारे कार्यों को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए। आपका NGO हैंडीकैप लोगों के लिए भी काफ़ी काम करता है, तो हमने सुना है कि इंटरनेशनली भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अमेरिका की एक कंपनी है LN4 जो कि प्रोस्थेटिक हैंड के लिए काम करती है और पूरे MP में सिर्फ सुभद्रा मेमोरियल वेलफेयर फाउंडेशन के पास डायरेक्टली US से हाथ शिप हमको डायरेक्टली मिलता है। इन बिटवीन हम किसी से कोई कमीशन नहीं लेते, कुछ नहीं लेते हैं और ये हैंड भी हम 100% फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम पहले इंश्योर होते हैं कि उसका हाथ जिनको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको वो काम करेगा या नहीं करेगा, और ये US से भी हमें 100% फ्री आते हैं। और मध्य प्रदेश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट इसको शिप कराता अपने नाम से। और भी लोग काम करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन मध्य प्रदेश जहाँ पर वो डायरेक्ट हमें शिप होता है। ओके, आपका स्वप्रेरणा ब्राइडल रनवे शो 1.0 आपका एक आने वाला है, अवेटेड शो है, तो उसकी वो एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमने काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं तो वुमेन्स एम्पावरमेंट पे भी हमें काम करना था। हमने देखा है कि लोग सिलाई सीखते हैं, ब्यूटिशियंस का कोर्स सीखते हैं, लेकिन उनको एक अपना हुनर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह के रनवे शो को आयोजित करना हमारे लिए नैतिकता भी है और जिम्मेदारी भी है, और इस नैतिकता और जिम्मेदारियों को हमने हाथों हाथ रखा और हमारा पहला ही प्रोग्राम आया स्वप्रेरणा का, और ये अब तक का सबसे बड़ा रनवे शो है जबलपुर का। इससे पहले किसी और संस्था के द्वारा 208 का उन्होंने परफॉर्म कराए हुए थे, जो कि इस बार हम 272 परफॉर्म कराकर वो रिकॉर्ड तोड़े थे। बिल्कुल। ये बताइए कि पूर्व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी जो कि बहुत लोकप्रिय कलेक्टर थे, तो उनकी ट्रांसफर के बाद काफ़ी विवाद की स्थिति बनी थी और आपने भी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी, तो ये क्या मामला है? देखिए, जबलपुर की तासीर पिछले 4 सालों से ऐसी चल रही है कि कोई भी कलेक्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा और ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे पास सबसे पहले भरत यादव जी से मैं स्टार्ट करता हूँ, उन्हें भी अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला, 3 साल वो भी नहीं रुक पाए। उसके बाद डॉक्टर कर्मवीर शर्मा सर आए, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद डॉक्टर इलैयाराजा टी आए, जिनको सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर ऑफ जबलपुर कहा जाता है। उसके बाद हमारे डॉक्टर सौरभ सुमन सर आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई कलेक्टर इस जगह को समझता है या ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली, तब तक उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों? मनीष सिंह साहब इंदौर में 3 साल रहे, भोपाल में अविनाश सिंह साहब कई सालों से जमे रहे। जबलपुर से ऐसा क्या मुख्यमंत्री जी को नाराजगी है कि उन्होंने आए दिन हमारे कलेक्टर बदल देते हैं और कहीं ना कहीं इससे नुकसान जबलपुर शहर का होता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान कलेक्टर साहब जो हैं कितने दिन है उनके बारे में हमें नहीं पता। जी, जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी और आपके बीच काफी रस्साकशी चलती है, तो ये क्या व्यक्तिगत मामला है या फिर अभिभावक की तरफ से कोई मामला है? मैंने आपसे बताया मैडम, मुझे बच्चों से प्यार है और हर वो व्यक्ति जो बच्चों की पढ़ाई के विरुद्ध खड़ा रहेगा उस व्यक्ति से आप मुझे कह सकते हैं कि पर्सनली क्लैश हो सकता है या ऑफिशियली क्लैश हो सकता है। उनसे मेरा व्यक्तिगत तो कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ आधिकारिक तौर पर उनसे मेरा बड़ा विरोध है, क्योंकि उनकी शहर पर बहुत सारे स्कूल ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपको सर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है मुख्यमंत्री जी कि आप जबलपुर में रहत लेकर बार बार घनश्याम सोनी जी को जिला शिक्षा अधिकारी बनाते हैं? क्या जबलपुर में या मध्य प्रदेश में और लोग इस काबिलियत को नहीं रखते हैं कि हर बार घूम फिर कर आप उन्हीं को रिपीट कर देते हैं? और वो पूर्णकालिक डीओ भी नहीं है, अपने बाथक जो काम करते हैं अधिकारी उनसे भी वो सीनियरिटी रखते हैं, तो उनसे वो कैसे काम ले सकते हैं? तो मेरा बड़ा ही विरोध है उनसे, और उनको 2 साल हो गए काम करते हुए। मुझे चाहता हूं कि अगर वो यहाँ से जाएंगे तो बहुत सारी शिक्षाओं में बहुत सारा जो गड़बड़ा है वो निकलेगा, कोई ना कोई नया व्यक्ति आएगा टेक ओवर करेगा, तो निश्चित तौर पर शिक्षा के मामले में जो, क्योंकि पिछले साल जबलपुर पूरे मध्य प्रदेश में 54 जिलों में से 40वें स्थान पे रहा। तो अगर उनका ये परफॉर्मेंस है कि जबलपुर में इतनी सर्व सुविधा है और उसके बाद भी हमारा जबलपुर 40वें नंबर पर रहेगा,
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जबलपुर को आगे नहीं ले जा पाएगा तो उनका विरोध हम हर स्तर पर करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। जी, एक मेरा अब आपसे आखिरी पर्सनल सा सवाल है कि अक्सर लाइफ में चैलेंजेस जब बार बार आते हैं तो इंसान रास्ते बदल लेता है। आप अब तक डटे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको? इसलिए हमने ना सप्रेरणा नाम रखा हुआ हमारे जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का काम करते हैं, कि बीच में मैं काम करते करते मेरा 40 लाख रुपए का एक सेटअप डूब गया, क्योंकि मैं सोशल था और मुझे सोशली मुझे लगता है कि अब मुझे को जो भी काम करना है वो सोशल बनकर ही काम करना है। और इस समाज में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सरकारी स्तर पर नहीं सुलझाए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना में लोगों ने सिर्फ लोगों को खाना बांटा है। मैं इस जबलपुर जिले का मां नर्मदा का वो बेटा हूँ जिसने दवाइयों का भी वितरण किया, और हमने लोगों को कच्चा राशन सबसे पहले बांटना चालू किया था और हमको बहुत सहयोग भी मिला, क्योंकि काम मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप सब लोगों के माध्यम से मुझे सपोर्ट भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। हमने दीपावली में भी ये काम किया, दीपावली में भी हमने 250 स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और भी दूसरी चीजें बांटी, और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे विधायक जी से मिलता है, और मैं विधायक जी को भी कैमरे के माध्यम से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है तो तन मन और धन सबसे मदद करी है, और ऐसे विधायक ही देश के भविष्य को संवार सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी खुलकर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हेमंत पटेल जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें हम सब हमारे समक्ष रखी हैं। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।